जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 की 3 सितंबर ऑल शिफ्ट क्वेश्चन का कंप्लीट रिव्यू। दोस्तों, आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर को जो मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ है उसका आज हम एनालिसिस देखेंगे। इसमें लगभग 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। देखो, कुछ इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आज क्वेश्चन पूछा गया था इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च हुआ। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय संचालन कब शुरू किया। इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की स्थापना कब हुई और ऊषा गांगुली किस क्षेत्र से संबंधित है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आज आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो दोस्तों, आज हम शानदार तरीके से इन क्वेश्चनों को देखेंगे। यदि आप में से किसी भी विद्यार्थी का एग्जाम है तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था मध्य प्रदेश के किस जिले से केन नदी का उद्गम होता है। ऐसा क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है जहाँ से केन नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों, आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कटनी, और कटनी से आपका केन नदी का उद्गम होता है। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कटनी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि सर यहाँ पर ऑप्शन में कटनी था ही नहीं, ऑप्शन में कटनी था ही नहीं। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो जबलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जबलपुर। यदि ऑप्शन जबलपुर दिया था तो इसका राइट आंसर जबलपुर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो कटनी जिला है ये जब ये जिला नहीं था 1998 से पहले, 1998 से पहले कटनी जबलपुर का हिस्सा हुआ करता था। इसलिए इसका आंसर जबलपुर भी सही हो सकता है यदि ऑप्शन में दिया गया होगा। फिर उसके अनुसार आपको ऑप्शन के अनुसार लगाना होगा। लेकिन अगर बात कर ले केन नदी की तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विंध्याचल में कैमूर पर्वतमाला से निकलती है और पन्ना में इसमें आकर कई धाराएं मिलती हैं और इसका अंत यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में होता है। यानी कि दोस्तों ये केन नदी जो है ये किसकी सहायक है तो बताना है दोस्तों, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की एक सहायक नदी है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। और इसका जो उद्गम होता है ये मध्य प्रदेश के कटनी में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था बांग्लादेश, क्या पूछा गया था याद रखेंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आया था। ये ज्वाइंट क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है इसकी संसद का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो बांग्लादेश की जो संसद होगी वो आपकी हो जाएगी जातीय सभा। क्या हो जाएगी? जातीय सभा। जबकि जो पाकिस्तान की संसद होगी वो दोस्तों हो जाएगी नेशनल असेंबली। क्या हो जाएगी? याद रखना है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली जबकि बांग्लादेश की जातीय सभा हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संसद हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जिनमें से जापान की संसद याद रखना है जिसका नाम डाइट है, और इजराइल की संसद नेसेट कहा जाता है, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, जबकि रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। पाकिस्तान की देखिए ऑप्शन में या फिर आपको यदि मजलिस दिया गया होगा, क्या दिया गया? मजलिस। देखिए इसका जो नाम है ये आपका है नेशनल असेंबली, लेकिन उर्दू भाषा में इसको मजलिस कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो मजलिस करके कोई ऑप्शन दिया गया होगा, ये भी सही होगा। इसके अतिरिक्त याद रखना है शोरा संसद के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? शोरा संसद। शोरा संसद कहाँ की है तो बताना है, ये दोस्तों अफगानिस्तान की है। कहाँ की है? अफगानिस्तान की। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। अफगानिस्तान की जो संसद हो जाएगी ये शोरा हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की जातीय सभा तथा पाकिस्तान की हो जाएगी नेशनल असेंबली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था G24 की स्थापना कब हुई थी। देखिए अभी चर्चा में आपका क्या है, G20 चर्चा में है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, G24 की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे जो G24 है इसकी स्थापना 1971 को हुई थी। दोस्तों G24 की स्थापना 1971 को हुई थी और इसका जो कारण था उसका था अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामलों के विकास हेतु 24 अंतर सरकारी समूह या 24 का समूह जिसे G24 के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और उस समय इसको 77 के समूह के नाम से जानते थे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसकी स्थापना क्यों हुई थी तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और विकास को विकासशील देशों हेतु विकासशील देशों की स्थिति एवं समन्वय करने की मदद हेतु इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि दोस्तों जो आपका फाइनेंशियली हेल्प के लिए जो आपके विकासशील देश थे इनकी जो फाइनेंशियल हेल्प की जाती है उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? G24 की। और याद रखेंगे इनके संस्थापक सदस्यों में आपका भारत भी शामिल था। कौन था? भारत भी शामिल था, ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था विरहा लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। क्या पूछा गया था? विरहा लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों बघेलखंड में। कहाँ पर हो जाएगा? बघेलखंड में। और ये कब गाया जाता है तो याद रखना जब किसी बच्चे का जन्म होता है। ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया था कि बच्चे के जन्म के समय
बच्चे के जन्म के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है, और ये पूछा था विरहा कब गाया जाता है, किस क्षेत्र में। ठीक है, तो विरहा ही हो जाएगा आपका बुंदेलखंड में, और बच्चे के जन्म के समय गाया जाता था। ये अलग अलग 2 क्वेश्चन थे, इसको भी याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बघेलखंड क्षेत्र में आपका विरहा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था चीन के प्रथम मंगलयान मिशन का नाम क्या था। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। चीन का प्रथम जो मंगलयान मिशन था ये दोस्तों था तियानवेन फर्स्ट। क्या नाम था इसका, याद रखेंगे, तियानवेन फर्स्ट चीन का प्रथम मंगल मिशन था। और इस मिशन के तहत दोस्तों इसने एक लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर शामिल था। यानी कि इसमें लैंडर था, रोवर था, ऑर्बिटर था, और जो 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। ये भी याद रखेंगे, 23 जुलाई 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। और फरवरी, याद रखेंगे, फरवरी 2021 में यह मंगल ग्रह पर पहुंचा था। और चीन द्वारा भेजे गए इस मिशन में जो रोवर था, इस रोवर का नाम था जूरोंग रोवर, जो वर्तमान में भी मंगल ग्रह पर अभी क्या कर रहा है, हलचल कर रहा है, यानी कि घूम फिर कर वहाँ की जांच पड़ताल कर रहा है। इसको भी याद रखेंगे। तो इसका चीन का जो प्रथम मंगलयान हो जाएगा वो तियानवेन फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए, अगर बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है ये 9 मई 1945 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना की घोषणा है ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर, यूएसए में। याद रखेंगे, यूएसए, ब्रेटन वुड्स एक शहर है यूएसए का, और यहीं पर एक सम्मेलन होता है 1944 में। कब होता है, 1944 में। और इसी के तहत 2 बैंकों की स्थापना की बात की गई थी। एक था आपका IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, जबकि दूसरा था आपका वर्ल्ड बैंक, जिसे विश्व बैंक के नाम से जानते थे। इन दोनों की स्थापना दोस्तों हुई थी कब, तो याद रखना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। ठीक है, लेकिन जो आपका IMF था इसकी स्थापना 1945 में, जबकि WB की स्थापना 1944 में ही हो गई थी। ये याद रखना है। और कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जुड़वा बहन कहते हैं, ये भी याद रखना है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन DC है, कौन है, वाशिंगटन DC। यहाँ पर याद रखना है कौन सी राजधानी है, याद रखेंगे दोस्तों वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC में इसका क्या है दोस्तों, मुख्यालय है इन दोनों बैंक का। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था मसाला उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। अगर बात कर लेते हैं मसाला उत्पादन के भारत के अग्रणी राज्य की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा दोस्तों, केरल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। और दोस्तों विश्व भर में मसाला उत्पादन में जो अपना भारत है ये प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर, याद रखना है, विश्व में मसाला उत्पादन में। किसमें, विश्व में मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, अपना प्यारा भारत है। ये याद रखना है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और केरल राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक मसाला उत्पादन करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मसाले होते हैं इनमें केरल में क्या पाया जाता है, कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स नाम से एक आपने सुना होगा, कार्डम हिल्स। ठीक है, ये कार्डम जो हिल्स है ये इलायची की पहाड़ियाँ हैं। और इलायची क्या है, आप सभी को पता है, ये इलायची एक प्रकार का मसाला होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। अगर बात कर लेते हैं नागपुर उच्च न्यायालय के बारे में, तो इसकी स्थापना 2 जनवरी 1936 को की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 2 जनवरी 1936 को नागपुर में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। और 1915 का एक एक्ट था, इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1915 के एक्ट के तहत 2 जनवरी 1936 को नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम किस वर्ष आया था। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम किस वर्ष आया था। तो याद रखें, जो आपका आपने सुना होगा LIC का नाम, किसका, LIC का। इसका एक बहुत अच्छा प्रचार आता है जिंदगी के बाद, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो इसकी जो स्थापना थी ये 1956 के अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है, जो LIC था इसकी जो स्थापना हुई थी इसकी 1956 के अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अधिनियम किस वर्ष आया, तो 1956 में अधिनियम आया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 1858 के अधिनियम के तहत भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। ठीक है, 1858 में एक अधिनियम आता है जिसके तहत जो कंपनी थी दोस्तों, जो आपकी कंपनी भारत पर शासन कर रही थी, यहाँ कंपनी से शासन छीनकर किसके हाथ में भेज दिया जाता है, याद रखेंगे, क्राउन के हाथ में। किसके हाथ में, क्राउन के, यानी कि राजा के हाथ में। अब ब्रिटेन का जो राजा होगा वो स्वयं भारत पर शासन करेगा। ठीक है, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। और भारत में जो कंपनी का कौन होता था, गवर्नर जनरल होता था। कौन होता था, गवर्नर जनरल। इसका पद समाप्त करके किसका पद बनाया था, तो याद रखेंगे वायसराय का पद बनाया था। किसका, वायसराय का। और जो प्रथम वायसराय बना था दोस्तों वो आपका लॉर्ड कैनन बना था। कौन बना था, लॉर्ड कैनन। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था ऊषा गांगुली किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऊषा गांगुली के बारे में याद रखेंगे दोस्तों, ये भारत की थिएटर निर्देशक एवं अभिनेत्री हैं और सक्रिय समाजकर्मी हैं, यानी कि समाज सेविका भी हैं और थिएटर में निर्देशन और अभिनेत्री का कार्य कर चुकी हैं ऊषा गांगुली। ऊषा गांगुली की बात की जाए, इनका जन्म दोस्तों कानपुर में हुआ था।
कहाँ हुआ था? कानपुर में 1934 के आसपास। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 2021 BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो खिताब था, इसमें सिल्वर मेडल किसने जीता था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत। 2021 की बात पूछी जा रही है तो 2021 के बारे में याद रखना है। PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ने बैडमिंटन विश्व फेडरेशन का खिताब जीता था। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारत ने कब तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों वर्ष 2022 तक भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा 2015 में एक घोषणा की जाती है कि हम भारत को 175 गीगावाट, कितना? 175 गीगावाट, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इतना क्या करेंगे हम? नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता स्थापित कर लेंगे। यानी कि जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा होती है, जैसे सोलर पैनल से संबंधित ऊर्जा और आपकी पवन चक्की वाली ऊर्जा, जिससे प्रदूषण नहीं होता है, और वही नवीकरणीय ऊर्जा का 175 गीगावाट का लक्ष्य 2015 में भारत ने रखा था और 2022 तक इसे पूरा करने का उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था अलीराजपुर जिले की साक्षरता कितनी है? तो याद रखेंगे अलीराजपुर जिले की साक्षरता 36.1% हो जाएगी। कितनी? 36.1%। और दोस्तों ये भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। भारत का सबसे कम, ठीक है, याद रखेंगे, भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्यों यहाँ पर साक्षरता कम क्यों है? तो याद रखेंगे यहाँ पर आदिवासी ट्राइब्स रहती है, इसलिए वो पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों टुंड्रा प्रदेश कहाँ पर पाए जाते हैं? अगर बात कर लेते हैं टुंड्रा प्रदेश की दोस्तों, ये आर्कटिक रेखा क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? आर्कटिक रेखा क्षेत्र में। कहने का मतलब है सर जहाँ पर आपका 24 घंटे बर्फबारी होती है। क्या होती है दोस्तों? बर्फबारी होती है, वहीं पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये टुंड्रा प्रदेश कहते हैं इन्हें। जैसे आपका हो गया दोस्तों अलास्का। क्या हो गया? अलास्का। अलास्का में 24 घंटे बर्फबारी होती रहती है, अमेरिका का एक उत्तरी राज्य है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपका दोस्तों ग्रीनलैंड हो गया। ठीक है, इसका नाम ग्रीनलैंड है, लेकिन ये 24 घंटे बर्फ से ढका रहता है। इसके अतिरिक्त आइसलैंड वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, आइसलैंड वाला, ठीक है, इसको याद रखेंगे, आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड याद रखना है, ये भी हो गया। इसके अतिरिक्त आपका रूस का ऊपरी क्षेत्र, जिसे हम साइबेरियन क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? साइबेरियन क्षेत्र। यहाँ पर दोस्तों क्या पाए जाते हैं? आपके टुंड्रा प्रदेश पाए जाते हैं, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था गांधी जी के द्वारा किसे अजात शत्रु कहा गया है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के फर्स्ट क्या थे? प्रेसिडेंट थे। इनको क्या कहा गया था दोस्तों? भारत के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, इनके द्वारा क्या कहा गया था? तो याद रखेंगे अजात शत्रु कहा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था ब्रह्मपुत्र नदी को चीन और बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो चीन में तो दोस्तों जिसे हम चीन कहते हैं, यहाँ पर तिब्बत वाला जो एरिया है, क्योंकि तिब्बत से अपनी ब्रह्मपुत्र निकलती है, और यहाँ पर दोस्तों इसे सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जबकि जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है, जबकि तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था मध्य प्रदेश में कर्क रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? यानी कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर कर्क रेखा आपकी दो भागों में गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सांची। जो सांची डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, जो आपकी मध्य प्रदेश में सांची डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आपकी जो कर्क रेखा है वो सटीक दो भागों में बांटती है सांची को। इसको याद रखेंगे। कर्क रेखा की अगर चर्चा कर ली जाए दोस्तों, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। ठीक है, और यह रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन हो जाएंगे? गुजरात, राजस्थान। इसके जो ट्रक होती है इस तरह से होती है, गजराम। क्या होती है? गजराम, छत, झार। क्या होती है? छत, और ऊपर से क्या हो जाता है? झार। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? पत्र मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से याद रख लेना है। इससे क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? देखिए, अगर बात कर ली जाए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में, तो ये 8,848 मीटर या 8,850 मीटर, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन दिया गया होगा। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की बात कर ली जाए तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ पर पाया जाता है? याद रखेंगे, सागरमाथा नाम से। ठीक है, किस नाम से? सागरमाथा नाम से नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, सागरमाथा नाम से कहाँ पर पाया जाता है? नेपाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो जो माउंट एवरेस्ट है इसे नेपाल में क्या कहते हैं दोस्तों? सागरमाथा कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो अगर बात कर लें भारत पाकिस्तान की रेखा की, तो ये हो जाएगी दोस्तों रेड क्लिफ। क्या हो जाएगी? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य। जबकि इंडिया और चाइना के मध्य, किसके मध्य? इंडिया और चाइना के मध्य कौन सी रेखा है? तो याद रखना है, ये दोस्तों आपकी मैकमोहन रेखा है। कौन है?
मैकमोहन रेखा, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इंडिया, अगर बांग्लादेश की बात की जाए, इंडिया और बांग्लादेश की दोस्तों बात की जाए तो ये कौन सी रेखा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। इसके अतिरिक्त इंडिया और क्या हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, क्या हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान। इसके मध्य कौन सी रेखा है, तो याद रखना है डूरंड रेखा है। कौन है दोस्तों, डूरंड रेखा, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इंडिया और बांग्लादेश की बात की जाए तो ये भी दोस्तों रेड क्लिफ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, तो याद रखना है क्योंकि बांग्लादेश जो था पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के मध्य भी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो अगर बात कर लेते हैं जबलपुर उच्च न्यायालय की दोस्तों, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है। और दोस्तों याद रखेंगे इसकी 2 खंडपीठ हैं, इसकी 2 खंडपीठ है। एक आपकी कहाँ पर स्थित है तो बताना है सर ग्वालियर में। कहाँ पर है, ग्वालियर में। और दूसरी आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसको भी याद रख लेंगे, ये भोपाल में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्मार्ट सिटी जो मिशन था दोस्तों 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी। और भारत का जो 100वां स्मार्ट सिटी था, 100वां शहर जो स्मार्ट सिटी बना था वो मेघालय की राजधानी शिलोंग था। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो पातालकोट घाटी है छिंदवाड़ा के तामिया नामक डिस्ट्रिक्ट में, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के तामिया नामक तहसील में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस तहसील के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये भी आपका छिंदवाड़ा हो जाएगा, इसको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो अगर बात कर लें कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की दोस्तों ये हो जाएगा इक्वाडोर में। कहाँ पर हो जाएगा, इक्वाडोर में। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो इन्फोसिस का मुख्यालय है ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। कहाँ पर हो जाएगा, बेंगलुरु में। तो ये इन्फोसिस जो ये है ये आपकी मूर्ति जो दंपत्ति है, जिसे हम मूर्ति दंपत्ति के नाम से जानते हैं, इनमें से एक सुधा मूर्ति है। ठीक है, जिन्हें अभी हाल ही में क्या दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पद्म भूषण या पद्म श्री दिया गया है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे इन्फोसिस जो कंपनी है इसकी जो बेटी है, यानी कि इसकी जो बेटी है वो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, इनकी दोस्तों क्या है, पत्नी है। इसको याद रखेंगे, ऋषि सुनक की पत्नी है। और इन्फोसिस का जो मुख्यालय बेंगलोर में स्थित हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए अगर बात कर ली जाए लावड़ी की, किसकी, लावड़ी की, इसके अतिरिक्त तमाशा की। ठीक है, तमाशा की, इसके अतिरिक्त किसकी, नकटा की। ठीक है, नकटा की, इसके अतिरिक्त दोस्तों कोली की। ये सारे के सारे जो लोक नृत्य ये कहाँ पर होते हैं, लावड़ी, तमाशा, नकटा, कोली, ये हो जाते हैं सारे के सारे महाराष्ट्र में। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है यहाँ पर गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था श्रीमंत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्रिय शास्त्रीय नृत्य, जो भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य। ये भी याद रखना है, सत्रिय भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। और ये कहाँ पर होता है तो बताना है सर, असम में होता है। कहाँ पर होता है, असम में। और असम में होता है। और इसे 2000 में, वर्ष 2000 में इसे क्या मिला है, क्लासिकल डांस का दर्जा मिला है। क्लासिकल डांस मतलब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। ये भी याद रखेंगे। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सत्रिय असम से संबंधित है। और इसकी जो उत्पत्ति है 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि पसंद आई है तो क्या करना है, एक बार से दोस्तों सेशन को लाइक कर देना है। क्या करना है दोस्तों, लाइक कर देना है। ऊपर से सेशन को क्या कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है। ठीक है, और यदि चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी हम आपके लिए एनालिसिस लाएंगे, ठीक है, जब भी हम आपके लिए एनालिसिस लाएंगे तो आपके पास क्या पहुंच जाएगा, तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।